अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक़्त इश्यूज़ तो मेरे सामने बहुत से हैं, जिसे न्यूज़ी एजेंडा कहते हैं। अमरीका से पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता तक, मशरिक़ वस्ता से अमरीका तक। लेकिन इस सारे न्यूज़ी एजेंडा को छोड़ के मैं एक ऐसे पाकिस्तान रिलेटेड इश्यू के ऊपर फ़ोकस करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से मैं गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि यूँ कहिए कई हफ़्तों से सोच रहा था कि इस पे एक मुफ़स्सल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, बल्कि इसके ऊपर एक डिबेट करने की ज़रूरत है। लेकिन कर नहीं सका। लेकिन अब से चंद घंटे पहले डॉक्टर शहबाज़ गिल की जो लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी, जब मैंने इस वीडियो को मैंने देखा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मैंने फ़ैसला किया कि आज सारी की सारी जो डिस्कशन है वो इसी हवाले से करनी है। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक वो है जहाँ पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर और जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है, वो पाकिस्तान की जो नई नस्ल है, जो इस वक़्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में है, जिसे उर्फ़ आम में जेन ज़ी या जनरेशन ज़ी कहा जाता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए और एक नई कहानी और एक नया नैरेटिव उसके माइंड में डालने के लिए, बिकॉज़ उनको लगता है कि जो पुरानी कहानी थी 1965 की जंग से अब तक, जिसमें जो मैडम नूरजहाँ के गीत थे और उसमें राशिद मिन्हास की कहानी थी और उसमें मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की कहानी थी, वो कहानी पुरानी हो गई है। वो तमाम इमेजेस धुंधले हो गए हैं और गुज़िश्ता 3-4 साल की जो सियासत थी, उसने वो सारा का सारा जो इमेज था, वो सारा नैरेटिव और बयानिया जो है, उसे तोड़-फोड़ के रख दिया है। ख़ास करके 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, यानी पहले भी कोशिश तो थी एंगेजमेंट के प्रोसेस की, लेकिन 8 फरवरी 2024 का जो इंतखाब था और उसमें जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुई और जिस तरह से 70% से ज़्यादा लोगों ने, उसमें नौजवान नस्ल ने वोट डाला इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बाद जीएचक्यू का जो सिग्नल है, उनको एक रेड अलर्ट उनका हो गया कि भी मामला जो है वो बड़ा ख़राब हो गया। चंद दिन पहले आपने ये भी सुना होगा कि ये भी गौर हो रहा है कि जो वोट की उम्र है, उसे 18 बरस से बढ़ा के 21 बरस कर दें, 25 बरस कर दें। मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी के बाज़ लीडर जो हैं, जैसे कमर ज़मान कायरा हैं, या कुछ और लीडर्स जो हैं, वो इसके हवाले से अखबारी किस्म के बयान या मीडिया से बात भी कर चुके हैं। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, ये क्यों है, और इस पे सोचने की ज़रूरत है। आप सबको मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। बहुत से मेरे पास इसके हवाले से पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा देख-देख के इसकी बात करता चला जाऊँ। जब मैंने डॉक्टर शहबाज़ गिल की मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर शहबाज़ गिल ने बताया कि कैसे बहुत बड़ी तादाद में जो जेन ज़ी के स्टूडेंट्स हैं, उनको आईएसपीआर ने इकट्ठा किया एक जगह के ऊपर, जहाँ उनकी मुलाकात होनी थी पाकिस्तान के रूहे रवां जनरल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्ट्रोक फील्ड मार्शल, स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, स्ट्रोक बादशाह। तो उनके साथ उनकी मुलाकात होनी थी और स्टूडेंट्स को, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शहबाज़ गिल के पास जो अकाउंट है, जो स्टूडेंट्स से ही उनको पता चला है, खबरें वो बड़ी सही निकालते हैं, तो तकरीबन 4 घंटे उनको इंतज़ार करवाया और फिर 4 घंटे के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान का बादशाह वहाँ पे नमूदार हुआ और उसने कोई 2 ढाई घंटे इन स्टूडेंट का दिमाग खाया और उनके ऊपर एक तकरीर की। जिसमें जनरल आसिम साहब ने ये भी कहा कि आप लोग जेन ज़ी नहीं हैं, आप लोग जेन पी हैं, यानी आप जनरल पाकिस्तान की जनरेशन है, और फिर आप जेन आई हैं, आप इस्लाम की जनरेशन है। ये तो बिल्कुल खराफात हैं। जनरल आसिम मुनीर को इसी किस्म की बातें करने का बहुत शौक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। असल जो चीज़ है इंपॉर्टेंस की है, वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, जो जीएचक्यू की एक बड़ी सोची समझी थिंकिंग, जिसको मैंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इस थिंकिंग की इंटेंसिटी में, बल्कि आप कहें कि इस विजन और इस थॉट की इम्प्लीमेंटेशन की इंटेंसिटी के अंदर, इसकी शिदत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वो प्रोसेस है एंगेजमेंट का, ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स के साथ जो जेन ज़ी के हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, किनेट कॉलेज है लाहौर के अंदर, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, एरर्स एंड टेरर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एच कॉलेज है, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है लाहौर की, और इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कराची यूनिवर्सिटी है, इन सब की जो मैनेजमेंट्स हैं, इन सब की जो फैकल्टीज़ हैं, उनको भी एंगेज किया जाए और एक डायरेक्शन के अंदर उनको कन्विंस किया जाए। ये वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है जो असल में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ये जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, ये सिर्फ़ कोई पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मरी के और एबटाबाद के दरमियान में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो जो की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पीएसए, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशंस एग्ज़िस्ट करती हैं, उन एसोसिएशंस को भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंगेज किया गया है। कहीं प्राइवेट लोगों के ज़रिए, कहीं बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस के ज़रिए, कहीं एम्बेसीज़ के ज़रिए, कहीं कॉन्सुलेट्स के ज़रिए, कहीं
کانفرنسز کرا کے, کہیں سیمینار کروا کے, کہیں اس کے لیے بزنس سے یا کمیونٹی کے ذریعے فنڈنگ پیدا کر کے, اور کہیں جہاں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز اینڈ کلبس کے, وہاں اپنی مرضی کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز پی ایس ایز ہیں, ان کے اندر جو لیڈرشپ ہو وہ ایسی لیڈرشپ ان میں ایمرج کرے, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری جنرل, بلا بلا بلا, جو پاکستانی فوج کے نیریٹو کو پروموٹ کرے اور اس سے وہ ایگری کرتی ہو اور اس سے وہ ہم آہنگ ہو. اب آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کو غور سے دیکھ سکیں یا سمجھ سکیں. مجھے ویسے بہت شک ہے کہ آپ میں سے شاید 10% لوگ ہوں گے, شاید 15% لوگ ہوں گے, شاید 20% لوگ ہوں گے, بہت بڑھا دیں تو 25% لوگ ہوں گے جو اس پروسیس کو دیکھ رہے ہوں گے, پرکھ رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے. مجھے شک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, شاید 75 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے. ایون جب ان کی آنکھوں کے سامنے ننگا وہ پروسیس ان کو نظر آتا ہے, ان کے سامنے وہ اریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو نہیں سمجھ سکتے. بیکاز بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک انڈیویجول ایونٹ اور ایک انڈیویجول واقعے کو دیکھتے ہیں, اس کی جو لارجر بڑی پکچر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اسی وجہ سے میں ایک بڑی پکچر جو ہے اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی, ڈاکٹر شہباز گل نے بھی جو اس میں انہوں نے جو پروگرام کیا ہے چند گھنٹے پہلے, اس میں انہوں نے ایک پرٹیکولر ایونٹ کے اوپر فوکس کیا ہے, اس میں اس کی جو بڑی پکچر ہے وہ انہوں نے سامنے رکھی. ابھی دیکھیں بڑی پکچر میں آپ کے سامنے انفولڈ کرنے لگا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے جنرل شریف احمد, ان کی ایکٹیویٹیز کا ایک پینورامک ویو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں گا. ایک ایک کر کے میں شروع کرتا ہوں. یہ جو مہینہ گزر رہا ہے فروری 2026 کا, اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لاہور کے اندر تھے, جہاں ایچ ایس این کالج جو بہت پریسٹیجیس کالج ہے انگریز کے زمانے کا, جس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ جو پنجاب کے فیوڈلز ہیں اور جو پنجاب کے جاگیردار ہیں, ان کے بچوں کے رنگ تو براؤن ہوں گے, لیکن ان کو آپ نے انگریز سینسیبلٹی ان کے اندر پیدا کرنی ہے, ان کے اندر ایلیٹزم پیدا کرنی ہے برٹش سرکار کی. اور یہ پروسیس جو ہے وہ 19ویں صدی سے شروع ہوا, ابھی تک چل رہا ہے. اب اس میں پاکستان کے امیر ترین جو کارپوریٹ لوگ ہیں, ٹاپ سول سرونٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون کون پڑھا ہے, اس میں عمران خان بھی پڑھے ہیں, اس میں اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں تھے, میرا خیال ہے جہانگیر خان ترین صاحب وہاں پہ ہوتے تھے, اور بھی بڑے لوگ ہوتے تھے. تو ایچ ایس این کالج میں ڈی جی آئی ایس پی آر پہنچے, اور انہوں نے اپنی, میں ان کی جو تھیم کیا ہوتی ہے وہ میں ایک ہی دفعہ آپ کو ڈسکرائب کروں گا, لیکن وہاں انہوں نے ایک بڑی بھرپور تقریر کی, فیکلٹی کو بھی انہوں نے انگیج کیا اور بڑا کچھ انہوں نے کیا. لیکن وہی نہیں تھے خالی وہ. ڈی جی آئی ایس پی آر شریف احمد صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ایررز اینڈ ٹیررز, جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی, وہاں پر بھی پائے گئے. پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. لاہور میں فروری ہی کے مہینے میں جو لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی, جو پہلے لاہور کالج فار وومن ہوا کرتا تھا, اب وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی بن چکا ہے. خواتین کے, اچھا ڈی جی صاحب خواتین کے ادھر بھی جاتے ہیں, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک عورت بھی رکھ لیں ساتھ. اتنا زیادہ جب وزن ہو گیا ہے تو ڈی جی صاحب کی مدد کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیپٹی ڈی جی جو ہے خاتون بھی ہونی چاہیے, بڑی امپریسو قسم کی, کیرسمیٹک, وہ بھی ساتھ ساتھ جایا کریں تو بڑا اچھا ہوگا. بہرحال ڈی جی صاحب وہاں پر بھی تھے. لیکن کیا فروری میں ہی خالی بزی تھے؟ نہیں, ڈی جی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. جنوری کے مہینے میں جنرل شریف احمد جو ہیں وہ ایک بار پھر لاہور اور بہاولپور کے درمیان میں پائے گئے, اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور, جہاں کبھی شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی میرا خیال ہے شوقف رہا, شہاب نامے کے آتھر جو ہیں جناب شہاب صاحب جو تھے, جو بڑے ٹاپ سول سرونٹ تھے پاکستان کے, وہ بھی ایک زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور سے وابستہ تھے. ان کے شہاب نامے میں اس کی بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. تو ڈی جی صاحب شہاب وہاں پر بھی تھے, شہاب کے گورنمنٹ کالج میں بھی تھے, اقبال کے گورنمنٹ کالج میں بھی تھے. پھر وہ اسلامیہ کالج بہاولپور پہنچے جنوری میں, وہاں پر بھی انہوں نے اپنی انگیجمنٹ کی. پھر اسی ٹائم پیریڈ میں وہ ایک مذہبی انسٹیٹیوشن ہے جامعہ دارالعلوم لاہور, وہاں پر بھی پہنچے, وہاں کو بھی انہوں نے طلباء کو اور فیکلٹی کو انگیج کیا. پیچھے چلے جائیں, دسمبر 2025 میں ڈی جی صاحب جو ہے وہ سیالکوٹ میں تھے. گورنمنٹ مرے گریجویٹ کالج, جو آپ نے اسکول کے زمانے میں پڑھا ہوگا نا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے گورنمنٹ مرے کالج جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنی ڈگری لی, تو وہ جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا سیالکوٹ کا کالج ہے وہاں بھی ڈی جی صاحب پہنچے. نومبر کا جو 11واں مہینہ ہے 2025 کا, اس میں ڈی جی صاحب کا وقت جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر گزرا, جہاں پر وہ ملینیم یونیورسٹی کالج, یونیورسل کالج جو ہے ٹی ایم یو سی, جو میرا خیال فیصل مشتاق صاحب کا ہے, اینڈ فیوچر ورلڈ اسکول بھی اس کے ساتھ ہے, وہاں پہنچے. پھر وہ کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں پہنچے پنڈی میں. پھر وہ بیکن ہاؤس اسکول میں پہنچے. پھر وہ روٹس کے ایک اور انسٹیٹیوشن میں پہنچے. پھر وہ جامعہ طور الرشید جو ہے وہاں پر پہنچے. اب 10واں مہینہ جو ہے اکتوبر 2025 کا, اس میں وہ ایکٹیو رہے دوبارہ لاہور اور ایبٹ آباد میں. اب لاہور بہت امپورٹنٹ ہے. کینیڈ کالج لڑکیوں کا جو ہے وہاں پہنچے, جو یونیورسٹی بن چکا ہے. پھر بہت سی اور کالجز یونیورسٹیز میں وہ ایبٹ آباد میں پائے گئے, وہاں پہ انہوں نے انگیجمنٹ کی فیکلٹی کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ.
9वां जो महीना था 2025 का, सितंबर 2025, उसमें डीजी साहब पाकिस्तान की बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएँ कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होता है। मैं ये पैनोरामिक पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था। जब आप एक वाक़ये को देखते हैं, एक खबर, एक हेडलाइन सुनते हैं, तो आपको लगता है कि उधर चले गए, इधर चले गए। लेकिन तो मरी और लाहौर के दरमियान में एक्टिव थे। मरी में आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस जो है, वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। फिर मरी में ही कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी जो है, वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में भी डीजी साहब पहुँचे, और जामिया उर्वतातुल वुस्का कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इसमें ये बात नोट कीजिए कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ की फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, जहाँ स्टूडेंट्स अपर मिडिल क्लास घरों से आते हैं, जहाँ से पाकिस्तान की एक पोटेंशियल लीडरशिप पैदा होगी, जो पाकिस्तान के इदारों के अंदर आएगी, जो बाहर जाएगी, पाकिस्तान का डायस्पोरा क्रिएट करेगी, जो आईटी के अंदर आएगी, जो सिविल सर्विसेज में जाएगी, जो मीडिया में जाएगी, जिसमें से लोग वकील बनेंगे, वो लड़कियां जो शादियां करके अच्छे घरों में जाएंगी। तो बाकायदा एक रिसर्च करके डिसाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ जाके आपने एंगेजमेंट करनी है, और वहाँ की फैकल्टी भी इंपॉर्टेंट है। फिर जाहिर है कि उसके साथ आप पेरेंट्स को भी इंगेज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस। अभी अगर सारी डिटेल मैं आपको देता चला जाऊँ, तो हर महीने कोई महीना ऐसा नहीं है 2025 का या 2024 का जिसमें डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद इतनी ही तनदुही से, इतनी ही मेहनत नहीं कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको मजाक में मत लें। जिस तरह से कोई हुकूमत कहीं पर भी एक प्रोजेक्ट बनाती है, एटम बम बनाने का, न्यूक्लियर एनर्जी का, चांद को फतह करने का जो प्रोजेक्ट है कि हमने मून पे लैंड करना है, या हमने कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स क्रिएट करनी है, उसी तरह का ये वॉर फुटिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मकसद ये है कि आपने कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, इससे पहले वो कराची जा चुके हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अब तक पाकिस्तान का नहीं बचा जहां डीजी आईएसपीआर ने एक या दो दफ़ा जो है पिछले 2 ढाई बरस में विजिट नहीं किया। और इसकी इंटेंसिटी जो है वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत में इजाफा हो। अब इन सारी की सारी जो एंगेजमेंट्स होती हैं डीजी आईएसपीआर की, इसकी थीम क्या होती है? इसकी 3 प्रिंसिपल थीम्स हैं। इसकी पहली थीम ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही, जिसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूट्यूब को इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर को यूज़ किया जा रहा है, फेसबुक को यूज़ किया जा रहा है, टिकटॉक को यूज़ किया जा रहा है। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर कौन कर रहा है? अब प्रॉब्लम ये है डीजी साहब के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इसकी डिस्क्रिप्शन अंदर से मुझे दे चुके हैं। अच्छा, अब डीजी साहब के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है, और जिसके तर्जुमान इस वक्त डीजी साहब हैं, इस रजीम की अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस रजीम को मगरब के इंस्टीट्यूशंस पाल रहे हैं, आईएमएफ पाल रहा है, वर्ल्ड बैंक पाल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पाल रहा है। क्योंकि इनके ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड बहुत बुरा है, लेकिन जीएसपी प्लस जो इनको थोड़ी देर के लिए मिला था, वो भी इनका कंटिन्यू कर रहा है। ज़ीरो रेटेड गुड्स पे इनकी नकमी और खासा कमज़ोर किस्म का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होकर यूरोपियन यूनियन में भी जा रहा है, और इनको कम्पीट नहीं करना पड़ा। अब हिंदुस्तान को भी ये कंसेशन मिल गई है, लेकिन इससे पहले इनको हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स के खिलाफ, बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के खिलाफ, तुर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के जो प्रोडक्ट्स यूरोप यूनियन आते हैं, उन पे 8 से 12% ड्यूटी है। तो इनको उनके साथ जो है वो कम्पीट नहीं करना पड़ा। बांग्लादेश के गुड्स पे वैसे कंसेशन थी, तो इनका एक रिलेशनशिप है। तो फिर हाइब्रिड वॉरफेयर इनके खिलाफ कौन कर रहा है? तो आज आके इनके खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, तो उसमें एक अननेम्ड किस्म का दुश्मन होता है, ठीक है ना, जो हम सब के पीछे है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर हिंदुस्तान कर रहा है, और हम सब के पीछे हिंदुस्तान है, रॉ है, और फिर ऐसी अननेम्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो सहूनी भी हो सकती हैं, जो अमेरिका की भी हो सकती हैं, जो बरतानिया की भी हो सकती हैं। तो डीजी साहब नाम नहीं लेते, सिर्फ अगर नाम ले लेते तो हिंदुस्तान का लेते हैं। पुरानी कहानी वैसे ही है कि मगरब की तमाम ताकतें, सहूनी ताकतें जो हैं उसके खिलाफ हैं। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर के नतीजे में जो यूथ है उसकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कौमी सलामती में यूथ की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बचाना है, और पाकिस्तान को कैसे बचाना है? दे शुड हैव कंप्लीट फेथ इन द प्रोफेशनल एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अगर कोई लीडरशिप है इंस्टीट्यूशनल एंड मैन एंड वुमेन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की है। और फिर जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल आपको बताते हैं अपने वीलॉग के अंदर, कि जब जनरल आसिम मुनीर ने बच्चों से तकरीर की, स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बिल्कुल करप्ट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। और पाकिस्तान की जुडिशरी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट और निकम्मी है। उसे किसने बनाया इनकॉम्पिटेंट निकम्मा? वो ज़ाहिर है जनरल साहब ने ही बनाया हुआ है, ये जर्नैलों ने बनाया है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक दुनिया का बहुत ही रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस 5वें नंबर का या 4थे नंबर का या 6ठे नंबर का इंस्टीट्यूशन है। तो और ये सब सब जगह पे, ये कोई आज जो पिछले 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि जनरल साहब की ये थीम थी। डीजी एसपीआर की कंसिस्टेंट थीम जो है वो इन तमाम जगहों पे ये है। यानी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को देगी, और पाकिस्तान की जन जी को जो लीडरशिप देगी, पाकिस्तान को जो बचाएगा, वो आर्मी लीडरशिप है। 2004 में बीबीसी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर, इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जिनका नाम है
ایڈم کرٹس، انہوں نے ایک 3 پارٹ سیریز کریٹ کی، ڈاکومنٹریز کی، جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف دا نائٹ میئرس۔ یہ میں نے دیکھی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، یہ 9/11 کے تناظر میں آئی تھی۔ اگر معاف کیجیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی، یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو فری مل جائے گی میرا خیال ہے یوٹیوب کے اوپر، تو آپ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ اس میں بیسکلی ایڈم کرٹس کی ڈاکومنٹری میں یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں اکراس دا ورلڈ، وہ اور اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ایک پالیٹکس آف فیئر کھیل رہے ہیں، وہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک دشمن کا تصور پیدا کرتے ہیں اپنی سوسائٹیز کے اندر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں وہ پولیٹیشنز، وہ ریاستیں اور وہ اسٹیبلشمنٹس جس میں ریلیجس آرگنائزیشنز بھی ہیں، جس میں ویسٹ کی گورنمنٹس بھی ہیں، جس میں خاص کر کے امریکہ کی گورنمنٹ ہے، جن کے پاس مستقبل کا اکنامک ویژن نہیں ہے، ان کو ایسے نئے ٹیکنالوجیکل چیلنجز ہیں، ایسا کمپٹیشن ہے، جیسے امریکہ کو چین سے کمپٹیشن ہے، ایسٹ ایشیا سے کمپٹیشن ہے، تو ان کو اب ان کے پاس کوئی کلیئر پاتھ وے نہیں ہے۔ بیکاز امریکہ میں فار انسٹنس یہ ہے کہ جو اب پہلی جنریشن ایسی آ گئی ہے جو یہ محسوس کرتی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنریشنز تھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، ہر آنے والی جنریشن کی جو کوالٹی آف لائف تھی، اس کے پاس جو ایکسیس تھی چیزوں کی، گاڑیوں کی، گھروں کی، کوالٹی آف فوڈ، کم کام کرنا، زیادہ لیجر ہونا، ٹریول کرنا، ویکیشنز کرنا، وہ اس کی تمام چیزیں کم ہو گئی ہیں، تو اس کی بہت فرسٹریشن پائی جاتی۔ تو آپ کے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے اس وقت سیاستدانوں کے پاس کہ آپ نے کوالٹی آف لائف کو اب آگے کیسے امپروو کرنا ہے دنیا کے امیر ترین ممالک۔ تو پولیٹیشنس کو ایک پالیٹکس آف فیئر کھیلنی ہوتی ہے، جس میں ایک دشمن کا تصور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مغربی ممالک کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی 15-20 برس تک ایک دشمن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ اصل میں مغرب کی جو کوالٹی آف لائف ہے، یہ جو مغرب کی جو ہمارا جو وے آف لائف ہے، اس سے مسلم سے اور اسلامسٹ سے جو ہے خطرہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے پھر اسلامسٹ آرگنائزیشن پیدا بھی کی جاتی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو ISF ہے، جس کے ذریعے بعد میں سیریا کی حکومت گرائی گئی، عراق کے اندر، سیریا کے اندر، اور میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اچھا، اب اصل میں کیا چیز ہے کہ پاکستان کے کیس میں اصل چیلنجز کیا ہیں؟ پاکستان کے کیس میں اصل چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اور اس سے پچھلے بھی کوئی حالات اچھے نہیں تھے کسی کے بھی، ان کے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ ان کی جو اتنی غربت ہے، جو ان کے پاس جابز نہیں ہیں میننگ فل، جو اتنے برے حالات ہیں، بچے شادیاں کر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کو کیسے امپروو کرنا ہے؟ اور کیسے یہ جو 250 ملین کی قوم ہے، اس کی کریٹیوٹی کو آپ نے کیسے اسپارک کرنا ہے، اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، یہ جو ایک یوتھ ڈویڈنڈ ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے ایک اکانومی تو تبھی اوپر جائے گی جب آپ کی ریجنل انٹیگریشن ہوگی، تو ریجنل انٹیگریشن آپ نے کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اور اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکن سکسیزفل پاکستانی اوریجن امریکن بزنس مین ہے، انہوں نے مجھے ایک چارٹ بھیجا ہے ایک دن پہلے، اس کو اگر آپ دیکھیں، ابھی تو میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ہندوستان کی اکانومی ہے، حالانکہ بہت ٹربلڈ رہے اس کے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ، اور ان کے اوپر طرح طرح کی قدغنیں، ڈیوٹیز تھیں، پولیٹیکل مسائل چل رہے تھے، اس کے باوجود انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں، انہوں نے وزب از دی امریکن ایکسپورٹس ٹو انڈیا، اس میں 9.3%، آپ آلموسٹ کہہ لیں کہ 10% اس کے اندر اضافہ ہو۔ اور پاکستان جو سارے ٹائم پیریڈ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ڈارلنگ تھا، آپ نے دیکھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرے نال آ جا، میرا لال، میرا چھوٹا، میرا آنکھ، تو وہ جو شہباز شریف کے ساتھ جو ڈارلنگ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان جس کے اوپر ڈیوٹی کم تھا، جس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس کی جو ایکسپورٹس ہیں ورسز دی امریکن ایکسپورٹس، اس میں صرف 4.7% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ جب آپ کا بیس چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں گروتھ زیادہ تیزی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کی اگر اکانومی چھوٹی ہے، سپوز آپ کی اکانومی اگر 100 روپے کی ہے، تو اس کو آپ بہت آسانی سے 200 روپے کی اکانومی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی اکانومی 100 ملین کی ہے تو 100 ملین کے 200 ملین جو ہیں وہ بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی اکانومی جس کے اوپر ریسٹرکشنز تھیں، اس نے کتنا زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے بیکاز آف دی کریٹیوٹی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے کتنا برا پرفارم کیا ہے بیکاز اس کا کوئی ویژن اور سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں۔ اب اس کو پاکستان کی اکنامک فیوچر کی صورتحال کیا ہے؟ 3-4 موٹے موٹے ڈرائیورز اگر پاکستانی اکانومی کا دیکھیں، سب سے بڑا ڈرائیور جس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے، اپارٹ فرام جو پیسے ان کو IMF سے مل رہے ہیں، ورلڈ بینک سے مل رہے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل رہے ہیں، UK ایڈ سے مل رہے ہیں، جو انہوں نے پیسے سعودی عرب سے پکڑے ہیں، متحدہ عرب امارات سے پکڑے ہیں، چین سے پکڑے ہیں، ان کے علاوہ کی میں ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں۔ ریمیٹنسز پہ ان کا گزارا ہے، اور یہ ریمیٹنسز بنیادی طور پہ کوئی ان کو کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ سے بہت کم مل رہی ہیں۔ اس کا پرنسپل شیئر ان کو 2 اکانومی سے مشرق وسطیٰ میں آتا ہے، جہاں پاکستانی محنت کش بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک متحدہ عرب امارات ہے، UAE، اور دوسرا سعودی عرب ہے، جہاں
कई मिलियन पाकिस्तानी पाए जाते हैं और ये बड़े मेहनत कश पाकिस्तानी हैं जिनको पैसे पीछे वतन की मोहब्बत में नहीं भेजने होते, उनको पैसे इसलिए भेजने होते हैं कि उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बहन भाइयों की तालीम है, बहनों की शादियाँ करनी है, भाइयों को पढ़ाना है, तो वो बड़ी मजबूरी में अपना पेट काट के ये पैसे भेजते हैं और वो जो पेट काटा हुआ पैसा है उसके ऊपर पीछे पाकिस्तान के अयाश करप्ट जो हुक्मरान है वो उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में किसी किस्म का खातर खास सब्सटेंशियल इजाफा नहीं हो सका जो असल में किसी भी इकोनॉमी का बेसिक उसका अर्निंग होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बिल्कुल भी मेटेरियलाइज नहीं हुई। दुनिया की अक्सर जो इस वक्त डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान में रेमिटेंस उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत कम हुई हैं। और इस वक्त जो फिगर है तकरीबन 100 के करीब जो बड़ी कंपनीज थी जो मशरक़ वस्ता की भी थी और मगरब की भी इस्टेब्लिश कंपनीज जो बैठी थी पाकिस्तान में, इस वक्त तकरीबन गुज़िश्ता चंद महीनों में, एक साल में 100 के करीब कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट को छोड़ के क्विट करके चली गई। 2025 का जो साल था उसमें नेट आउटवर्ड जो इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन जो है पाकिस्तान से वो मैक्सिमम देखी गई 2024 में और 25 में। और अभी चंद दिन पहले बहुत से टेलीविज़न प्रोग्राम्स पाकिस्तान में, आपको इवन कामरान खान साहब इस पे एक प्रोग्राम कर रहे थे कि 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फिजिशियंस और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। अमेरिका में सूरत हाल ये है कि दबादब जो इमिग्रेशन अटर्नीज़ हैं वो आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने क्वाइटली असाइलम की एप्लीकेशन जो हैं वो फाइल की हुई हैं। इस सर्कमस्टांसेस में अगर पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, मिलिट्री गवर्नमेंट ही हो जाए, मार्शल लॉ ही लगाओ, तो उसका रियल गोल ये होगा कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले रिड्यूस करना है। हिंदुस्तान, अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है, आपको इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट आपका है हिंदुस्तान के साथ ईस्ट में और नॉर्थ में और वेस्ट में, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज ईरान के साथ अपना ट्रेड इंटीग्रेशन आप अमेरिका के खौफ की वजह से नहीं कर सकते, तो कम से कम इन दो एरियाज़ में आपने कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करना है ट्रेड इंटीग्रेशन के लिए। और उसके बाद फिर आपको अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे आपको मैनेज करना है। जो आपका अर्स्टवाइल फाटा के अंदर केपी में आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी सिविल वॉर और जंग हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर आपकी एक सिविल वॉर हो रही है, और फिर आपकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जो है यानी इमरान खान की पार्टी जो है उसके साथ आपको कोई वाया मीडिया की सुलह करनी है, वाया मीडिया आपको निकालना है ताकि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को और माशरे को आगे लेके जा सकें। अब जब बात हम करते हैं ना हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान की, तो ये बहुत ज़रूरी है कहना कि दोनों कोई दूध से नहाए हुए नहीं हैं और ये दोनों कोई शरीफ नहीं है, ये इनोसेंट नहीं है, फरिश्ते नहीं हैं। इनके अपने बहुत पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, हिंदुस्तान के बहुत मसाइल हैं, उनके बहुत इरादे हो सकते हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन इरादे हर जगह होते हैं। अब अमेरिका हर वक्त चीन के साथ जंग की भी तैयारी हो रही होती है कि टू थिएटर कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारा, एक चीन के साथ एक फ़लाँ के साथ, फ़लाँ सबमरीन चीन के खिलाफ बन रही है, फ़लाँ जहाज़ चीन के खिलाफ बन रहा है। हर वक्त अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं फ्लीट्स चीन को तंग करने के लिए, अंडर प्रेशर रखने के लिए साउथ चाइना सी में होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, कभी ताइवान के साथ, कभी जापान के साथ, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ अमेरिका का एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेड है जो दौलतमंद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ अगले चंद हफ्तों के अंदर, इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत तैयारी कर रहे हैं कि वो चीन जाएंगे, वहाँ शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और सारा का सारा फोकस उनका ट्रेड के ऊपर है, ड्यूटीज़ पे है, टैरिफ्स पे है, इम्पोर्ट्स पे है और एक्सपोर्ट्स पे। तो ये तो है कि आपको ज़ाहिर रखना होता है। अब इंटरनल पॉलिटिक्स में ये देखें कि अगर ये सिर्फ इमरान खान को जो सूरत हाल डेवलप कर गई, इस सूरत हाल में अगर ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को सिर्फ शिफ्ट कर देते एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, इमरान खान फिर भी इनका कैदी रहता, इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस होते, एक केस ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रिलैक्सेशन देनी थी कि हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते। ये पाबंदी भी लगा सकते थे कि कोई पॉलिटिकल बात वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, ये वहाँ पे पूरा पहरा लगा सकते थे, लेकिन ये एक सॉफ्ट टच दे सकते थे कि इमरान खान के ज़ाती मालिज भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, और इमरान खान का कंप्लीट बॉडीली एग्जामिनेशन होगा, उनके वेस्कुलेचर को देखा जाएगा, आर्टीरियल सिस्टम को, वीनस सिस्टम को, ब्रेन सर्कुलेशन को, कार्डिक सर्कुलेशन को, किडनी को देखा जाएगा, लिवर को देखा जाएगा, बोन्स को देखा जाएगा, सारे उनके टेस्ट किए जाएंगे, एमआरआईज किए जाएंगे, स्कैन किए जाएंगे, एमआरआई किए जाएंगे। आप हराम है कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है, इनके जहन में ये आइडिया आया कि ये सिर्फ एक जेस्चर करने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है। अब शिफा यूसुफजई साहिबा एक पाकिस्तानी टेलीविज़न एंकर रही हैं, छोड़ दिया उन्होंने टेलीविज़न, वो आजकल बरतानिया की किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं, मीडिया लॉ पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर, और ज़ाहिर है कि पीएचडी प्रोग्राम ने उनको कुछ किताबें भी दी हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने युवाल हरारी जो एक इसराइली एकेडमिक हैं उनकी किताब नेक्सस उन्होंने पढ़ी, और आर्म्ड विद द नॉलेज ऑफ दैट बुक नेक्सस वो पाकिस्तानी टेलीविज़न प्रोग्राम में एज अ कमेंटेटर अपीयर हुई हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे बात की है जो मैंने क्लिप देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में युवाल हरारी कहता है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करते थे, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि आप
बेतहाशा जाली इन्फॉर्मेशन पैदा कर देते हैं इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम को डाइल्यूट करने के लिए, ताकि जो असल इशू है उससे तवज्जो हट जाए। और फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि कैसे इमरान खान की सेहत से तवज्जो हटाने के लिए कितनी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर निकाली गई एक डिसइन्फॉर्मेशन के तौर पे। और अब आप उसका एंड रिजल्ट ये है कि अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की सेहत और आँख के बारे में किसी को नहीं ठीक तरह से पता। अब लोगों को बस एक जहन में ये बात डाल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, इवन हिंदुस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर मैं देख रहा था कि जनरल हमीद गुल साहब के साहिबजादे जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तानी टीवी एंकर्स को ये बता रहे थे कि जी आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बात वेरीफाई हो चुकी है कि इमरान खान की एक आंख में तो बीनाई जो है 6/6 है, और दूसरी भी ऐनक के साथ जो है वो ऑलमोस्ट 5/6 से उसके बहुत ज़्यादा करीब जो है वो पाई जाती है। तो कैसे एक डिसइन्फॉर्मेशन, जैसे शिफा यूसुफ सही ने एक्सप्लेन किया, एक डिसइन्फॉर्मेशन के ज़रिए उन्होंने असल इशू को ख़त्म कर दिया है और उसको एक और कहानी की तरफ उन्होंने चेंज कर दिया है। अब तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख में बहुत जल्दी, पता नहीं 22 तारीख को 23 तारीख को एक सेकंड इंजेक्शन लगने वाला है। ये भी क्लियर नहीं है कि वो इंजेक्शन इस दफ़ा जो है वो जेल में ही लगा दिया जाएगा या उसके लिए उनको दोबारा हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहानी क्या सुना रहे हैं जेन जी को एंगेज करने के लिए। अब मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि लोग बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि नहीं, नौजवान नस्ल बड़ी चालाक है, बड़ी स्मार्ट है, उसको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने देखा है कि अमेरिका के अंदर भी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी 10, 15, 20% से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कितना सुथरा खेल रही है और कैसे उनको एंगेज कर रही है। यही सूरत हाल बरतानिया के अंदर है। जब वो खेलते हैं वो इतने बुद्धू नहीं है, जब वो खेलते हैं तो लोगों को नहीं समझ आता कि वो कैसे खेल रहे हैं। इसीलिए अगर उनको रैशनल आवाज़ें कहीं मंतकी नज़र आती हैं तो वो उन आवाज़ों पे टारगेट करते हैं, वो नारे मारने वालों को सप्रेस करने की कोशिश जो है वो नहीं करते, उससे उनको कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। जो सूरत हाल मिलिट्री के लेवल पे हो रही है, उसी से मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो पंजाब में भी है। पंजाब को एक बड़े तमाम शहरों को सर्वेलेंस स्टेट के अंदर बदल दिया गया है, जहाँ उसकी तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट जगहों पे, शाहराहों पे, बाज़ारों के अंदर जो है उसको बैठ के बाकायदा सेफ सिटी स्कीम्स के तहत देखा जाता है। ये सारा का सारा मॉडल जो है वो उसको चाइना से लाया गया है। पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री अफसरान जब चाइना जाते थे तो चीनी उनको दिखाते थे और ये बड़े इम्प्रेस होते थे कि पूरी आबादी को आप देख सकते हैं। बहुत पहले 1948 के अंदर 1984 किताब लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने, जिसको ऑरवेलियंस कंट्रोल कहते हैं स्टेट का। पता नहीं दुनिया में कहीं और ऑरवेलियन स्टेट बनी है या नहीं बनी, लेकिन शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने पाकिस्तान में एक ऑरवेलियन स्टेट जो है वो खड़ी कर ली है, जिसको अभी भी ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। और इसके अंदर एक डायनेस्टिक हाइब्रिड मॉडल जो है वो आके खड़ा हो गया, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन इसके अंदर डायनेस्टिक हाइब्रिड मॉडल है, जिसके एक एंड पे जनरल आसिम मुनीर हैं, जो क़यामत तक और जब तक वो ज़िंदा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे और वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करेंगे। दूसरे एंड पे उनका पार्टनर शरीफ ख़ानदान है, जिसमें नए नए बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, और शरीफ ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और सबसे बड़े सूबे पंजाब को कंट्रोल करेगा। और सिंध जो है वो जरदारीज़ को दे दिया गया है, और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पंजाब के और सिंध की कॉलोनीज़ के तौर पर जो है वो ऑपरेट करेंगे। ये वो मॉडल है जो खड़ा हो गया है। अब आप अपने आप से सवाल पूछें, आप में से हर बंदे को खुदा ताला ने 83 बिलियन से 100 बिलियन न्यूरोनल सेल्स दिए हैं, जिनके दरम्यान में साइनेप्टिक कनेक्शंस भी हैं जो सोचने में मदद करते हैं। तो जब उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ थिंकिंग यूनिट्स आपके पास हैं। अब आपसे पूछें कि इस मॉडल को आपने कितना स्टडी किया है, कितना आपने इसको अभी तक देखा है, फिर आपसे बात होती है। थैंक यू।